नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो दोस्ती, उम्र और जिंदादिली के मायने ही बदल देती है। हमारे पास जो सोर्स है वो गुड़ की चाय नाम के एक अनोखे ग्रुप पर है। ये ग्रुप अपने 7 साल पूरे कर चुका है और 2026 में अब अपने 8वें साल में प्रवेश कर रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के दौर में रिश्तों का, वो भी इतनी मजबूती से टिके रहना, अपने आप में एक मिसाल है। बिल्कुल। इस ग्रुप में 8 सदस्य हैं और इनमें से 7 वो सीनियर सिटीजन हैं। लेकिन सोर्स बार बार इस बात पर जोर देता है कि उनकी उम्र के आंकड़े वो उनकी ऊर्जा से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। वो तो अपार्टमेंट की चारदीवारी में खुशियों का एक नया पता बन गए हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये ग्रुप उम्र बढ़ने की जो सामाजिक धारणा है उसे कैसे चुनौती दे रहा है और इसके पीछे का मनोविज्ञान और समाजशास्त्र क्या है। आपने बहुत सही पकड़ा। ये सिर्फ 8 दोस्तों की एक दिल छू लेने वाली कहानी भर नहीं है। ये आधुनिक समाज की 2 बड़ी चुनौतियों का, एक तो शहरी अकेलापन और दूसरा उम्र के साथ आने वाली सामाजिक दूरी, उसका एक जमीनी और कह सकते हैं कामयाब समाधान है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह का माइक्रो कम्युनिटी मॉडल है जो हमें याद दिलाता है कि असली जुड़ाव और रोज की छोटी छोटी खुशियां, वही तो अच्छी जिंदगी की नींव है। तो चलिए इसी मॉडल को जरा करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इनकी सुबह से, जो सोर्स के मुताबिक बेहद अनुशासित और ऊर्जा से भरी होती है। किसी भी मजबूत समुदाय के लिए एक साझा रूटीन वो बहुत अहम होता है। सोर्स बताता है कि दिन की शुरुआत एक प्रार्थना सभा से होती है, जो मन को एक तरह की शांति देती है, और उसके तुरंत बाद होती है तालियों की एक्सरसाइज। मैं सोच रही थी सुबह सुबह उस जगह का माहौल कैसा होता होगा। पहले प्रार्थना की शांति, फिर तालियों की गूंज। ये एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। ये शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को एक साथ सक्रिय करने का बहुत प्रभावी तरीका है। प्रार्थना से जहाँ एक मानसिक केंद्र मिलता है, वहीं क्लैपिंग थेरेपी या तालियों का व्यायाम वो एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है, जो पूरे शरीर में रक्त संचार और ऊर्जा को बढ़ाता है। तो ये सिर्फ एक गतिविधि नहीं है, बल्कि दिन के लिए खुद को एक तरह से समग्र रूप से तैयार करने का विज्ञान है। और इस तैयारी के बाद आता है वो पल जिसका शायद सबको इंतजार रहता है, चाय का सफर। हाँ, चाय का सफर। सब एक कार में बैठते हैं और अपनी पसंदीदा चाय की टपरी की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही रोचक तथ्य सामने आता है, जो इस ग्रुप की आत्मा को समझने में मदद करता है। ग्रुप के एडमिन जय गुप्ता खुद चाय नहीं पीते। अच्छा। हाँ, ये तो वाकई दिलचस्प है ना? ये बात मुझे थोड़ी हैरान भी करती है। ग्रुप का नाम गुड़ की चाय है और उसका सूत्रधार ही चाय नहीं पीता। फिर भी एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब वो इस महफिल में शामिल न हो। सोर्स में एक लाइन है जो शायद इसका जवाब देती है, क्योंकि चाय से ज्यादा जरूरी है मस्ती, ठहाके और अपनापन। तो मेरा सवाल ये है कि अगर चाय जरूरी नहीं है तो फिर इस रोज के आने जाने की क्या अहमियत है? ये एक शानदार सवाल है, और यही इसी बात में इस ग्रुप की सफलता का राज छिपा है। समाजशास्त्र में हम इसे रिचुअल या अनुष्ठान की शक्ति कहते हैं। यहाँ गुड़ की चाय पीना असल मकसद नहीं है, वो एक रिचुअल है, एक बहाना। हाँ, रिचुअल एक बहाना होता है, एक साझा गतिविधि होती है जो लोगों को एक निश्चित समय और स्थान पर एक साथ लाती है। असली मकसद उस रिचुअल के दौरान होने वाला सामाजिक आदान प्रदान है। चाय एक चुंबक की तरह है जो सबको खींचकर एक जगह ले आती है। बिल्कुल। जय गुप्ता का वहां होना ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ग्रुप की नींव चाय पर नहीं बल्कि साथ पर रखी है। उनका हर रोज जाना एक तरह का मौन संदेश है, मैं यहाँ इस गतिविधि के लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए हूँ। ये उस सामाजिक अनुबंध को मजबूत करता है जो शब्दों से नहीं बल्कि सिर्फ आपकी उपस्थिति से बनता है। ये दिखाता है कि उस आधे एक घंटे का साथ, वो हंसी मजाक, वो एक दूसरे की मौजूदगी, वो किसी भी आदत या पसंद से कहीं ज्यादा बड़ी और जरूरी है। सही बात है। समुदाय का मतलब साझा गतिविधियां नहीं बल्कि साझा भावनाएं और एक दूसरे के लिए समय निकालना होता है। तो सुबह की चाय का ये रिचुअल उन्हें दिन भर के लिए एक दूसरे से जोड़ देता है। लेकिन क्या ये जुड़ाव और ऊर्जा सिर्फ सुबह के 1 घंटे तक ही सीमित है, या ये सिलसिला दिन भर चलता रहता है? सोर्स के मुताबिक तो ये महफिल दिन ढलने के साथ और भी गुलजार होती है। सोर्स बताता है कि शाम 5 से 7 का समय ताश की महफिल के लिए रिजर्व्ड है। और यहाँ भी जोर पत्तों की बाजी पर नहीं है बल्कि हंसी मजाक और जिंदा दिली पर है। मुझे लगता है कि वो 2 घंटे एक तरह से दिन भर की थकान
और तनाव को भुलाने का उनका अपना तरीका है। एक तरह की सोशल थेरेपी। आप इसे सोशल थेरेपी कह सकती हैं। और समाजशास्त्री रे ओल्डनबर्ग इसे थर्ड प्लेस यानी तीसरा स्थान कहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तीसरा स्थान, ये क्या है? ओल्डनबर्ग के अनुसार हमारा पहला स्थान हमारा घर होता है और दूसरा स्थान हमारा काम करने की जगह। तीसरा स्थान इन दोनों से अलग एक सार्वजनिक जगह होती है, जैसे कोई कैफे, पार्क या क्लब, जहां लोग अनौपचारिक रूप से मिलते हैं, बात करते हैं और एक समुदाय का हिस्सा महसूस करते हैं। ये जगह समाज के ताने बाने के लिए बहुत जरूरी हैं। रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोगों की जिंदगी से उनका दूसरा स्थान यानी काम की जगह गायब हो जाती है, जिससे अक्सर एक खालीपन, एक अकेलापन आता है। और ये गुड़ की चाय ग्रुप एक तरह से उनका अपना बनाया हुआ तीसरा स्थान है। एकदम सही। उन्होंने अपने लिए एक शक्तिशाली तीसरा स्थान बना लिया है, जो उनके दिन को एक ढांचा और एक उद्देश्य देता है। सुबह की चाय, शाम के ताश, ये सिर्फ गतिविधियां नहीं हैं, ये उनके दिन के महत्वपूर्ण लंगर हैं। जरा सोचिए, शाम का वो वक्त जब ज्यादातर लोग टीवी के सामने या अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। ये लोग एक दूसरे से नजरें मिला रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। ये सक्रिय सामाजिक जुड़ाव है, निष्क्रिय मनोरंजन नहीं, और ये उनके मानसिक स्वास्थ्य और कॉग्निटिव फंक्शंस को बनाए रखने के लिए बेहद फायदेमंद है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। रात 9 से 10 बजे गप्पों की बैठक होती है। सोर्स कहता है कि यहाँ कोई एजेंडा नहीं होता, बस पुरानी यादें, आज की बातें और भविष्य के सपने। एक लाइन है कि यहाँ सपने बेझिझक उड़ान भरते हैं। ये रात की बैठकें कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। ये स्टोरी टेलिंग या कहानी कहने की जो हमारी सदियों पुरानी परंपरा है, उसको जिंदा रखती हैं। अपनी कहानियां सुनाकर और दूसरों की सुनकर हम न सिर्फ मनोरंजन करते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक अर्थ भी देते हैं। सही है। ये यादें साझा करना एक तरह से अपनी पहचान को मजबूत करना है। और सपने उड़ान भरते हैं वाली बात, वो दिखाती है कि उम्र उनके लिए भविष्य की संभावनाओं का अंत नहीं है। वो अब भी आगे की सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, जो जीवन में आशा और उद्देश्य की भावना बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये उनके दिन का एक भावनात्मक समापन है, एक इमोशनल क्लोजर है, जो उन्हें एक सकारात्मक सोच के साथ अगले दिन की शुरुआत करने में मदद करता है। ये बात मुझे सोचने पे मजबूर करती है कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से अपने पूरे दिन को एक सामाजिक लय में बांध लिया है। लेकिन अब मैं उस नियम पर आना चाहती हूँ जिसे सोर्स इस ग्रुप का सुनहरा नियम कहता है। एक ऐसा नियम जो शायद इस पूरी संरचना को एक साथ जोड़े रखता है। हाँ, मैं भी उसी का इंतजार कर रहा था। ये इस ग्रुप का सबसे अनोखा पहलू है। इस ग्रुप का एक अलिखित संविधान है, और वो है समझदारी की बातें करना सख्त मना है। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं पहले तो हंसी, लेकिन फिर सोचने लगी, इसका मतलब क्या है? सोर्स साफ कहता है कि सभी सदस्य बेहद समझदार हैं, अपने जीवन में सफल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो इस ग्रुप में आते हैं, वो अपनी समझदारी का चोला बाहर ही उतार आते हैं। और ये मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत ही प्रतिभाशाली कदम है। सुनने में तो मजेदार है, लेकिन क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्या हम उम्र के साथ सीखी हुई समझदारी से भाग सकते हैं, या भागना चाहिए? देखिए, ये भागना नहीं है, ये एक चुनाव है। ये एक सुरक्षित दायरा बनाने का एक सचेत प्रयास है। हार्वर्ड की प्रोफेसर एमी एडमिंसन ने साइकोलॉजिकल सेफ्टी यानी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का कॉन्सेप्ट दिया है। इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां कोई भी व्यक्ति बिना किसी डर के अपने विचार रख सके, सवाल पूछ सके या गलतियां कर सके, जहां उसे जज किए जाने का या मूर्ख समझे जाने का कोई खतरा ना हो। तो ये नियम एक तरह से उस साइकोलॉजिकल सेफ्टी को लागू करने का उनका अपना तरीका है। बिल्कुल। समझदारी की बातें करना मना है का असली मतलब है, यहाँ कोई किसी को सलाह नहीं देगा, कोई किसी की समस्याओं का विश्लेषण नहीं करेगा, कोई किसी को ये नहीं बताएगा कि उसे अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। जरा सोचिए, ये कितना मुक्त करने वाला एहसास होगा। उम्र के साथ समाज आपसे एक बुजुर्ग और समझदार होने की उम्मीद करने लगता है। हर कोई आपसे सलाह मांगता है, आपसे हर स्थिति में गंभीर और नपे तुले व्यवहार की अपेक्षा करता है। ये एक भारी बोझ हो सकता है। मतलब ये एक तरह का रीसेट बटन है। जैसे ही आप उस ग्रुप में कदम रखते हैं, आप अपनी सामाजिक भूमिकाओं, पिता, दादा, रिटायर्ड ऑफिसर, इन सब को बाहर छोड़कर सिर्फ एक दोस्त बन जाते हैं। सटीक शब्द। ये नियम उस बोझ को उतार फेंकता है। ये उन्हें बचपना करने, बेमतलब की बातें करने
एक दूसरे के टांग खींचने की आजादी देता है। ये प्लेफुलनेस या खेल की भावना को बढ़ावा देता है, जो मानसिक स्वास्थ्य और रचनात्मकता के लिए हर उम्र में जरूरी है। अच्छा। डॉक्टर स्टुअर्ट ब्राउन है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्ले के संस्थापक हैं। वो कहते हैं कि खेलना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये इंसानी जरूरत है, और ये ग्रुप इस बात को सहज रूप से समझता है। तो ये नियम असल में गंभीरता के दबाव से आजादी का एक घोषणा पत्र है। निश्चित रूप से। और ये इस गहरी सच्चाई पर भी जोर देता है कि खुशी वो अक्सर बड़ी बड़ी गंभीर बातों या ज्ञान में नहीं मिलती। खुशी तो सादगी में, छोटे छोटे मजाक में और बिना किसी वजह के ठहाकों में छिपी होती है। समझदारी अक्सर समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि ये ग्रुप जानबूझकर खुशियों और हल्केपन पर ध्यान केंद्रित करना चुनता है। ये एक बहुत शक्तिशाली चुनाव है, जो उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करता है। वाओ, एक सीधे साधे नियम के पीछे इतना गहरा मनोविज्ञान और समाजशास्त्र छिपा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये गुड़ की चाय ग्रुप सिर्फ कुछ दोस्तों का समूह नहीं है। ये तो अपने आप में एक चलता फिरता उत्सव है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसे उन्होंने बहुत सोच समझकर अपने लिए डिजाइन किया है। इसमें कोई शक नहीं, ये एक आत्मनिर्भर सामाजिक इकाई है। ये ग्रुप इस बात का जीता जागता सबूत है कि उम्र बढ़ना एक शारीरिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन बूढ़ा होना वो एक मानसिक अवस्था है जिसे चुनौती दी जा सकती है। ये साबित करता है कि जिंदगी का दूसरा दौर फीका नहीं बल्कि ज्यादा रंगीन और जिंदा दिल हो सकता है। मुझे सोर्स की आखिरी पंक्ति याद आ रही है, जो इस पूरी भावना को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। गुड़ की चाय ग्रुप, जहां उम्र बढ़ती है लेकिन जिंदगी और भी जवान हो जाती है। बिल्कुल, और यही इस पूरी चर्चा का सार है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और युवावस्था का राज हमारी उम्र के आंकड़ों में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों की गुणवत्ता में, हमारी बेफिक्र हंसी में और हर दिन को जीने के हमारे नजरिए में छिपा है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें सिखाती है कि हम अपनी खुशियों की महफिल के आर्किटेक्ट वो खुद हो सकते हैं। हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये ग्रुप एक प्रोएक्टिव या सक्रिय दृष्टिकोण का उदाहरण है। उन्होंने अपने सामाजिक जीवन को संयोग पर नहीं छोड़ा, बल्कि उसे सचेत रूप से बनाया और उसे हर रोज सींचते हैं। क्या बात है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। आज की इस भागदौड़ भरी डिजिटल जिंदगी में, जहां हम अक्सर सैकड़ों लोगों से जुड़े होने के बावजूद अकेला महसूस करते हैं, हम अपने लिए एक तीसरा स्थान बनाने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? वो कौन सा एक छोटा सा साझा रिचुअल हो सकता है, भले वो बिना चाय के हो, जो हमें हमारे अपनों के साथ बिना किसी एजेंडा के बस हंसने के लिए एक साथ लाए? एक ऐसी जगह जहां समझदारी की बातें करने का दबाव ना हो और दिल से निकली